भारतीय इतिहास में ना एक ऐसा दौर भी था जो अक्सर नज़रों से ओझल ही रह जाता है। आज हम बात करेंगे उसी शुंग साम्राज्य की, एक ऐसी कहानी जो विरोधाभासों और कह सकते हैं आश्चर्यों से भरी हुई है। जरा सोचिए इस बात को। 2000 साल पहले एक यूनानी राजदूत भारत आता है और एक हिंदू देवता के सम्मान में एक बड़ा सा स्तंभ बनवा देता है। सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्यों हुआ? ये एक सवाल ही हमें सीधे शुंग साम्राज्य के दिल में ले जाता है। एक ऐसा दौर जो टकराव का भी गवाह बना और सांस्कृतिक मेलजोल का भी। तो इस पहेली को सुलझाने के लिए ना सबसे पहले इस स्तंभ को ही समझना पड़ेगा, और साथ ही उस समय की दुनिया को भी जिसमें इसे बनाया गया था। जरा इस कॉम्बिनेशन को देखिए। एक तरफ एक यूनानी राजदूत, दूसरी तरफ एक भारतीय शुंग राजा का दरबार, और समर्पण किसको? एक हिंदू देवता को। ये बात है लगभग 110 ईसा पूर्व की, जब हेलियोडोरस नाम के एक यूनानी ने राजा भागभद्र के दरबार में वासुदेव को समर्पित ये स्तंभ बनवाया। सच कहूं तो उस दौर के लिए ये एक असाधारण, मतलब लगभग अविश्वसनीय घटना थी। लेकिन देखिए, इस स्तंभ की कहानी तक पहुंचने से करीब 75 साल पहले एक बहुत बड़ा राजनैतिक भूचाल आया था। भारत का जो पहला महान साम्राज्य था, मौर्य साम्राज्य, वो बड़े ही नाटकीय ढंग से ढह गया था। और सत्ता का ये जो बदलाव था, ये बहुत ही अचानक और खूनी था। साल था 185 ईसा पूर्व। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या किसी और ने नहीं की, बल्कि उसी के अपने सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी। बस इस एक घटना ने मौर्य वंश का हमेशा के लिए अंत कर दिया और शुंग वंश के एक नए युग की नींव रख दी। अब ये एक बहुत ही चतुर राजनीतिक चाल थी। पुष्यमित्र को पता था कि मौर्यों की जो पुरानी राजधानी है पाटलिपुत्र, वहां उसके खिलाफ विद्रोह हो सकता है। तो उसने क्या किया? उसने अपनी राजधानी ही बदल दी और विदिशा को नया केंद्र बनाया। और हाँ, यही वो शहर है जहां हमारी कहानी का वो रहस्यमयी स्तंभ खड़ा है। तो नया शुंग साम्राज्य बन तो गया, लेकिन उसे तुरंत ही चुनौतियों का सामना करना पड़ा। और ये चुनौतियां सिर्फ अंदर से नहीं, बल्कि सीमाओं के बाहर से भी आ रही थीं। देखिए, इतिहास कभी भी सीधा सरल नहीं होता, और पुष्यमित्र शुंग इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। एक तरफ कुछ बौद्ध ग्रंथ हैं जो उसे क्रूर शासक बताते हैं, कहते हैं कि उसने मठों को नष्ट कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ जो पुरातात्विक सबूत मिलते हैं, वो बताते हैं कि उसी के दौर में सांची और भरोत जैसे महान बौद्ध स्मारकों का और विस्तार हुआ। अब ये जो विरोधाभास है ना, ये हमें याद दिलाता है कि सच अक्सर दो कहानियों के बीच में कहीं छिपा होता है। तो शुंगों के लिए खतरा सिर्फ अंदर से नहीं था। उत्तर पश्चिम में यवन एक बहुत बड़ी शक्ति बनकर उभर रहे थे। यवन यानी जिन्हें हम आज इंडो ग्रीक के नाम से जानते हैं, ये असल में महान सिकंदर की सेनाओं के ही वंशज थे, और इन्होंने भारत की सीमाओं पर अपने काफी शक्तिशाली राज्य बना लिए थे। और शुरुआत में तो इन दोनों ताकतों के बीच सिर्फ तलवारें ही बात करती थी। प्राचीन ग्रंथ शुंगों और यवनों के बीच हुए भयंकर युद्धों की कहानियों से भरे पड़े हैं। मतलब ये एक ऐसा दौर था जब सीमाएं लगातार बदल रही थी और हर तरफ बस संघर्ष का ही माहौल था। लेकिन फिर कई पीढ़ियों तक चले इस संघर्ष के बाद कुछ ऐसा हुआ जिसकी शायद किसी को उम्मीद नहीं थी। दुश्मनी की जगह अब कुछ और ले रहा था। तो अब कहानी में एंट्री होती है दो नए किरदारों की, शुंग राजा भागभद्र और इंडो ग्रीक राजा अंतलिखित। शायद दोनों ही ये बात समझ गए थे कि लगातार लड़ते रहने से किसी का भला नहीं होने वाला। इसलिए उन्होंने एक बिल्कुल नया रास्ता चुना, बातचीत और कूटनीति का। और बस इसी कूटनीतिक पहल के तहत हमारी कहानी का जो हीरो है हेलियोडोरस, वो सीन में आता है। एक यूनानी राजदूत जिसे तक्षशिला से शुंगों के राजधानी विदिशा के लिए एक लंबे और बहुत ही महत्वपूर्ण सफर पर भेजा गया था। और फिर विदिशा में जो हुआ वो सिर्फ कूटनीति नहीं थी, वो तो सांस्कृतिक मेलजोल का एक असाधारण, एक यादगार पल था। और इसका सबसे बड़ा सबूत वो तो खुद उस स्तंभ पर लिखे शब्द हैं। उस पर लिखा है कि ये स्तंभ भागवत हेलियोडोरस ने बनवाया था। भागवत मतलब भगवान का भक्त। सोचिए, एक यूनानी राजदूत सिर्फ शुंग दरबार में आया ही नहीं, बल्कि उसने हिंदू धर्म को अपना भी लिया। और हमारी जो शुरुआती पहेली थी, उसका जवाब यही है। तो देखा जाए तो ये स्तंभ सिर्फ पत्थर का एक टुकड़ा नहीं है, ये अपने आप में एक पूरी कहानी है। एक ऐसी कहानी जो कूटनीति से शुरू हुई, संस्कृति के संगम से गुजरी, फिर भक्ति में बदल गई और एक ऐसी विरासत छोड़ गई जो आज भी हमें हैरान कर देती है। लेकिन रुकिए,
हेलियोडोरोस का स्तंभ शुंग काल की अकेली विरासत नहीं है, ये तो उस दौर की बस एक झलक है। एक ऐसा दौर जिसने भारतीय संस्कृति पर अपनी एक बहुत गहरी छाप छोड़ी। हाँ, ये बात सही है कि ये दौर संघर्षों से भरा था, लेकिन इसके बावजूद शुंगों के शासन में कला और ज्ञान को भी शाही संरक्षण मिला। इसी समय में महान विद्वान पतंजलि ने अपना ग्रंथ लिखा और कला की जो खूबसूरत मथुरा शैली है उसका उदय भी हुआ। ये दिखाता है कि कैसे युद्ध के साये में भी संस्कृति फल फूल सकती है। और विडंबना देखिए कि शुंग वंश का अंत भी ठीक वैसे ही हुआ जैसे इसकी शुरुआत हुई थी, एक हत्या के साथ। अंतिम शासक देवभूति को उसी के मंत्री ने मार डाला। ऐसा लगता है जैसे इतिहास का एक चक्र पूरा हो गया था। तो आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या इतिहास सिर्फ लड़ाइयों और साम्राज्यों की ही कहानी है, या फिर ये उन हैरान कर देने वाले जुड़ावों के बारे में भी है, जैसे एक यूनानी का एक हिंदू देवता के लिए स्तंभ बना देना? शायद यही वो पल होते हैं जो हमें दिखाते हैं कि कैसे अलग अलग संस्कृतियां मिलती हैं और मिलकर कुछ नया और खूबसूरत बना देती हैं।